ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा ना होने दिया हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में नृत्य और संगीत को मोक्ष का मार्ग बताया गया है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को इस कदर व्यक्त करता है कि वो मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से किसी और ही स्तर को प्राप्त कर लेता है। और बात की जाए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की, तो वो एक ऐसी कला है जो हमारी विरासत का अभिन्न अंग है। लेकिन आज हम बात करेंगे खास तौर से कथक की। दर्शकों, कहते हैं कथा कहे सो कथिक कहावे, यानी कि जो कथा करता है वही कथक है, वही कथा कहलाती है। और आज नमस्ते हिमाचल के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, जयपुर घराने की शान, और जिन्होंने कथक को एक नए स्तर पर पहुंचाया है, वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजेंद्र गंगानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू जी सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। जी सर, आपसे आज हम और हमारे दर्शक रूबरू हो रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कथक के क्षेत्र में आपका नाम उन लोगों में शुमार है जो बड़ी ही इज्जत से और बड़े ही एक तरह से साधना की तरह अब आपका नाम लिया जाता है आपके शिष्यों के द्वारा। लेकिन हम शुरू से शुरू करेंगे कि आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है और किस तरह से जो कथक है वो आपके जीवन में आया। पृष्ठभूमि ये रही कि एक तो खुशकिस्मती रही, कहना चाहिए कि कथक के परिवार में जन्म लिया जी। मेरे पिता और मेरे गुरु दोनों एक ही रहे, आदरणीय पंडित गुरु कुंदन लाल गंगानी जी। तो और जोधपुर में मेरा जन्म हुआ, राजस्थान में। और घर में गुरुजी जो थे सिखाया करते थे, और बच्चे लोग, बड़े लोग सब आते थे। घर में वो शिक्षा उनकी होती थी, जैसे एक गुरुकुल होता है जी। तो उस तरीके का माहौल था, वातावरण था। तो उस माहौल, उस वातावरण में मुझे भी लगता था कि सब जो हो रहा है, तो जो मेरी माँ की यादें बताया करती थी कि करीब 3.5-4 साल की उम्र में मैं भी उनके बीच में खड़ा हो जाया करता था, अपनी इच्छा से भी खड़ा हो जाता था। तो गुरुजी को यानी पिताजी को लगता था कि भाई इसको कुछ शौक है, कुछ करता है। और क्या होता है, घर में जो होता है वो अपने आप ही लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो वातावरण अपने आप ही उस माहौल को क्रिएट करता है और उसी में कोई क्रिएटिविटी प्रारंभ हो जाती है। जी। तो गुरुजी ने थोड़ा सा देखा क्या कर रहे हैं। तो ये भी मेरी खुशकिस्मती थी कि लगभग 5 वर्ष की आयु थी, बहुत अल्प आयु, 5 वर्ष की। पहला कदम ही उन्होंने एक मंच पे भी रखवा दिया उस छोटी सी आयु में। और मैंने थोड़ा सा कुछ उस वक्त नृत्य किया होगा, मुझे ये ज्ञान नहीं है कि क्या किया, लेकिन इतना है कि मुझे उस वक्त एक एहसास हुआ, एक अनुभूति हुई कि आज जीवन में कुछ सबसे अलग किया है मैंने, या मेरे साथ ये कुछ अलग होगा। उसने, उस कदम ने मेरा रास्ता मुझे सामने दिखाना शुरू किया। ये शुरुआत हुई। जी। तो आप जयपुर घराने की 7वीं पीढ़ी है, और जैसे आपने बताया कि पिता ने 2 रोल निभाए, पिता का और साथ में गुरु का। जी। लेकिन पंडित जी, कभी, आज तो आपका एक नाम है, आपने अपना एक मुकाम हासिल किया है, लेकिन स्टार्टिंग में कभी लगता था, क्योंकि होता है क्योंकि आपके पिताजी बहुत अच्छे कथक डांसर रहे हैं, परिवार में रहा है, तो कभी दबाव रहा कि और अच्छा करना है? क्योंकि जब घर पर हो अच्छा करते हैं तो लोग कहते हैं कि उनका बेटा है, अच्छा तो करेगा ही, और अगर गलती कर दे तो बोलेंगे अरे उनका बेटा है फिर भी नहीं किया। तो कभी ऐसा दबाव महसूस किया आपने? नहीं, वो रहेगा और वो रहना भी चाहिए जी। और वो पिता ही दिखाते थे जी। कि ये ना लगे कि तुम बहुत बड़ी हस्ती की यहाँ जन्म लिए हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है या तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें करना होगा। ये रास्ता उन्होंने दिया। जी। इसके अलावा आपकी कुछ बचपन की यादें हो नृत्य के अलावा, जो जिसने आपको शेप किया हो, आपकी पर्सनालिटी को शेप किया हो? दरअसल ये रहा कि जब पढ़ाई के लिए जब जाता था जी। तो
एक अजीब ही चीज़ होती थी क्योंकि मुझे नृत्य में ज़्यादा रहता था। जी। तो मेरे पिताजी ने ही स्कूल में भी ये कह रखा था कि ये अपनी क्लासेस भी करके जी। नृत्य का अभ्यास करके फिर पढ़ने भी आएगा, क्योंकि सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का होता है, क्या होता है कि आपका जो अभ्यास है, साधना है, वो अर्ली मॉर्निंग की होती है। जी। एक तरफ पढ़ाई भी सुबह होनी चाहिए, एक तरफ आपका रियाज भी सुबह होना चाहिए। जी। अब दोनों एक साथ तो मिल नहीं सकते। तो कुछ समय बाद उन्होंने मेरा स्कूल दोपहर का करवा दिया कि मेरे स्कूल चेंज की। जी। जी। और उस वक्त भी ये रहा कि मैं एकमात्र था पूरे स्कूल में जो रियाज और कक्षा पूरी करके पसीने में कुर्ते पजामे में स्कूल घुसता था। बाकी सबको ड्रेस पहननी पड़ती थी। जी। जी। मुझे सिर्फ अलाउ कराया था। स्कूल वाले बहुत काइंड थे, बहुत अच्छे थे। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप ऐसे आ जाया करो। तो वो उसमें पहुंचता था। और अब क्या होता है, जैसे मेरा नाम राजेंद्र, अब राजेंद्र गंगानी, राजेंद्र कुमार, राजेंद्र नाम के तो बहुत सारे, जी। लेकिन स्कूल में फेमस था डांसर। अरे कौन के राजेंद्र गंगानी डांसर। जी। तो ये कुछ यादें बड़ी अच्छी है। जी, बहुत खूब। और आप जिस कदर ये बयां कर रहे हैं और हम भी वो महसूस कर पा रहे हैं कि बचपन काफ़ी खुशनुमा रहा और आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस भी किया। बात की जाए गुरुजी कथक की, तो बहुत से घराने हम सुनते हैं, जैसे लखनऊ घराना हो गया, बनारस भी एक घराना है, आप जयपुर घराने से संबंध रखते हैं, तो थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से अलग है जयपुर घराना बाकी घरानों से? दरअसल प्रारंभ में क्या था कि कथक था, एरिया जब बदला जी। और कुछ चीज़ें बदली, तो उस वजह से क्या हुआ कि पैटर्निज्म सिस्टम आ गया जी। कि जिसने जिस चीज़ को आश्रय दिया वो वहाँ का एक रास्ता बना और वहाँ उन्हें वो जगह मिली, तो इसलिए उस चीज़ का असर भी पड़ा। तो हुआ ये कि जो कथक करने वाले अलग अलग एरिया में पहुँच गए। और होता क्या है, जैसे मैं भी आज हिमाचल 2 दिन से यहाँ आया हूँ, तो जगह तो परिवर्तन होती है, कलाकार तो घूमते हैं और जाके काम करते हैं, नृत्य करते हैं, या वहाँ शिक्षा देते हैं, या वहाँ बस जाते हैं। तो वो उस वक्त ऐसा दौर भी था। तो जो मुगलकालीन दौर चल रहा था जब, तो क्या हुआ कि लखनऊ में जो कला थे, कलाकार थे, गुणीजन थे, गुरुजन थे, वो वहाँ थे। तो उन लोगों को क्या हुआ कि जो नवाब थे, उन लोगों को ये कला बहुत पसंद आई। उन्होंने उसे अपने उसमें बुला लिया, यानी दरबार में बुला लिया। तो एक वक्त पे इसका नाम पड़ गया दरबारी नृत्य भी पड़ा। अच्छा। ठीक है, दरबार में होने लगा था, तो ये दरबारी नृत्य भी पड़ा। हुआ क्या कि उस वक्त एक वक्त राजा लोगों की तरफ इधर राजस्थान में चल रहा था, यूपी में ये ऐसे चल रहा था। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई हम लोग जो है, जयपुर के जो राजा थे, उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो कला करते हैं वो ईश्वर के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं है। ये ईश्वर की आराधना, ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग है जी। तो ये हमारे लिए भी ये वैसा ही पूजनीय है जैसा आपके लिए। तो आप लोग भगवान के लिए करें। और दरबार में जो वो नवाबों के लिए होने लगा था जी। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी सा चला सिस्टम, और इस वजह से पैटर्निज्म भी हुआ। तो उन्होंने कहा ये लखनऊ घराने का नृत्य है, तो उसमें लखनऊ की मुगलिया जो थी शैली और उसकी खूबसूरतियाँ वो उसमें सम्मिलित हुई। तो एक गुलदस्ता और एक अच्छे फूलों से बनना शुरू हुआ और एक कथक का निखार आना शुरू हुआ। इधर दरबार में हो रहा था, इधर मंदिरों में हो रहा था। बिल्कुल। तो पंडित जी, जैसे आपने बताया कि नवाबों ने भी कहा था, राजाओं ने भी कहा था कि आराधना है, और वास्तव में नृत्य और जो संगीत है वो आराधना के समान एक भक्ति का मार्ग है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि नृत्य की अगर बात की जाए तो अगर अध्यात्म से जोड़े तो इन दोनों का मेल किस तरह से देखते हैं आप, नृत्य और साधना? ये आध्यात्म से जोड़े ना, तो क्या होता है कि आप जब अपनी आत्मीयता से, अपने खुद से, स्वयं से इसको अपनाते हैं और करते हैं, तो आपको प्रतीत होगा, आपको महसूस होगा कि एक आनंद है ये। ठीक है, और वैसे कहीं भी कुछ भी नृत्य कर लिया
तो वो खुशी है या मज़ा आया है। जी। तो एक बहुत फ़र्क है एंटरटेन में और स्पिरिचुअलिटी में। बहुत खूब। तो ये जो कलाएं हैं, शास्त्रीय कलाएं, वो एंटरटेन उसका एक पार्ट है जो हल्का है। बिल्कुल बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी उससे ऊपर है, जो आपको हंसा देगा, आपको रुला देगा, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, आपको वो उस दुख भरी दुनिया से काट देगा और इस सुखी जीवन की तरफ एक लाइन सा दे देगा कि नहीं, दुनिया सारी ऐसे ही चलती है, चलती रहेगी, लेकिन क्षणिक भी अगर आपको आनंद मिल गया तो आप अपनी वो तकलीफ को भूल जाएंगे। बहुत खूब। वो इसकी शक्ति है। बहुत खूब। तो गुरुजी, जैसे आपने बताया कि एक ये फ्लो है कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इस फ्लो में जाने में भी एक समय लगता है, वो साधना लगती है जी। तो आपने कब महसूस किया, मतलब बचपन से हो गया था वो जो कनेक्शन है वो वातावरण के कारण आपको पहले से ही महसूस हो गया था कि आपने भी एक साधना की, एक समय लगा आपको? नहीं, समय लगा, क्योंकि लगाना भी पड़ेगा जी। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को जिएंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। बहुत खूब। जी बिल्कुल। और जब आपको समझ आती है तब आप स्वयं पे आएंगे, अन्यथा आप दूसरों पे रहते हैं, आश्रित रहते हैं। जी। और जब स्वयं पे आते तो मुझे भी महसूस हुआ कि ठीक है, कर तो रहे हैं, लेकिन इसको साधना है मुझे। जी। और साधना तो स्वयं पड़ेगा, खुद को ही पड़ेगा। और ये आपको अनुभूति खुद को ही हो जाएगी करते 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 करते, कि आपके अंदर एक लगन पैदा हो जाएगी। उसके बाद वो जो लगन लगी तो उसके बाद साधो साधो सदोरे, अरे वाह। सदते हैं आप। जी, इसी से मुझे एक लाइन याद आ रही है कि एक सधे तो सब साधे, सब साधे तो सब जाए। सब जाए। तो कथक में वो क्या चीज़ें ज़्यादा महत्व रखती है कि ये आ गया तो सब आ गया, इस चीज़ को पक्का कर लिया तो कथक आ गया, कुछ इस तरह का है इसमें? नहीं, दरअसल क्या है कि गुरु की शिक्षा, गुरु आ गया तो सब आ गया। जी जी। क्योंकि उनकी देखरेख में आपकी जब शिक्षा चल रही है और अच्छे गुरु आपके नसीब से मिलते हैं, बिल्कुल। वो मिल गए तो अच्छे गुरु मिले और अच्छे शिष्य मिल गए तो समझ लीजिए उस साधना का एक पुल जो है वो तैयार है। जी। अब इधर से भी समझ में आने लगा, इधर से भी समझ में आने लगा। सबसे ज़्यादा आवश्यकता ये होती है कि आपकी मनस्थिति और शरीर दोनों स्वस्थ होने चाहिए। जी। और वो दोनों स्वस्थ अच्छे वातावरण से होते हैं। जी। आपके साथ जब शिक्षा प्रारंभ होती है तो आपका एक जैसे हम लोग शुरू करते हैं, भूमि प्रणाम करते हैं, उस भूमि को नमन करते हैं कि हे भूमि, हम तुम्हें नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हमें शक्ति दो कि अब हम इस स्थान पर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, तो हमें वो शक्ति मिले, वो सूझबूझ मिले, वो सोच मिले कि गुरु की शिक्षा यहाँ प्रारंभ हो रही है और हमारा जो पसीना है वही हमारा जीना है। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। आप जयपुर घराने से है गुरुजी, तो क्यों ना कोई एक बंदिश आप हमारे दर्शकों के लिए पेश कर दें। हमारे यहाँ बहुत सारी बंदिशें जो हैं वो तोड़े टुकड़े के रूप में तो होती है, वंदनाओं में भी होती है, लेकिन देवी देवताओं के नाम पे भी होती है। मान जैसे गणेश जी का नाम ले तो प्रारंभ उनसे ही करते हैं, तो एक गणेश वरन सुनाता हूँ मैं। धा अधिन चगधिन दिन धा तिट धा तधिन चगधिन दिन धा तिट धा 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 तिन चगधिन दिन धा तिट तागे तिरकिट दिन चगधिन दिन धा तिट मैं किटे के नग दिग थो सिंदूर चर्चित सून भ्रमियन थरि किट तपलिक कुंडलिक हस्तों प्रदों चित्रम चलियन गिटे गिरे गिटे गिरे गिटे गिरे दाम गिटे गिरे दाम विद्या आरंभे हर विघ्नाम किट थो किलंग कुकुदा हत 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 कुकु तत लत दला गदल दल किट थो मैं ताड़ी दाम किडी दादा उमंग थो किडी दादा उमंग थो। तो ये बंदिश जो है इसमें गणेश जी का चित्रण है, तिहाइयाँ बदलते रहते हैं, तो किडी दादा उमंग तो किडी दादा उमंग तो किडी दादा उमंग तो, ये इसकी तिहाई है।
बहुत सुंदर चित्रण है कि मैं कीटे मैं आया हूँ आपके कन्या के दी के थो आपके दरबार में, आपको सिंदूर चढ़ाया। अरे वाह। सिंदूर, तो ये गणेश जी को मनाना, गणेश जी की शिक्षा, गणेश जी से प्रारंभ होना, विघ्नों को दूर करते हैं, ये सारा ऐसी रचनाओं में जयपुर के अंदर बहुत सारी ऐसी रचनाएं। बहुत बहुत खूबसूरत। पंडित जी, जैसे हम बात कर रहे थे गुरु की, कि जैसे आपने बताया कि गुरु जो है वो बड़े ही भाग्य से मिलता है, और कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु भी प्रकट हो जाते हैं। आपके पास तो गुरु थे आपके पिता के रूप में, लेकिन आप अपने आप में गुरु हैं, और बहुत लोग हैं जो अपनी फील्ड में अब इसमें अच्छा कर रहे हैं और वो श्रेय आपको देते हैं। कैसा महसूस होता है अब आप एक गुरु हैं और अपने शिष्य को, अपने शागिर्दों को इस फील्ड में, कथक में अच्छा करते देखते हुए? मैं सच बताऊं तो मुझे एक चीज़ का बहुत अच्छा महसूस होता है जी। कि मैं अपने गुरु का एक अच्छा शिष्य हूँ। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं शिष्य हूँ, शिष्य ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु बन गए तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको उस गद्दी पे ही रहना पड़ता है। तो वो मैं जो निर्वाह कर रहा हूँ, निर्वाण उन्होंने किया, गुरु ने किया, निर्वाह गुरु जी ने किया, निर्वाह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी कई बात, उनका दिया जो भी प्रसाद स्वरूप है, उसको मैं उदारता से, ये मेरी पूरी मन में रहता है कि जो भी आए उसको मिले, क्योंकि वो शिक्षा नहीं तो शिक्षा साथ ही चली जाएगी, वो ये परंपरा जीवित नहीं रहेगी जी। अगर नहीं मिली तो इसको रहना चाहिए और लोगों के अंदर ये रहना चाहिए, और रहते हुए वो लोग इसे गुरुओं की बातें सुनते हैं, क्योंकि ये बातें सुनना वो एक माहौल होता था कि पहले एक बहुत अच्छा एक देश में एक बहुत अच्छी मैंने जो देखा बचपन से कि लोग परिवार में बैठते थे, बड़ों की बातें सुनते थे। बिल्कुल। आज वो बहुत कम हो गया। तो ये कुछ चीज़ें रह गई जो हमारी परंपराएं, शिक्षा और वो कलाएं रह गई है जो उस चीज़ को अभी भी निभा रही है। बाकी कहीं पारिवारिक ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, इस चीज़ से वो जिंदा रहेगी। तो मैं भी वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो ये जब लेंगे तो ये अपने परिवार में ले जाएंगे। तो परिवार ये नहीं है कि जो पैदा होता है वही परिवार है, जो बन जाता है वही परिवार है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो परंपरा का जीवित रहना सबसे ज़्यादा मायने रखता महत्वपूर्ण है। और ये जो साधना है और कला है, मुझे लगता है कि वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा ही रहता है वो इंसान के अंदर। और गुरुजी बहुत सी बातें करेंगे, ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक पहाड़ी गीत की एक और झलक दिखाई देते हैं। अरे वाह वाह वाह। मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया, लगा यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया, तुम्हारे प्यार का झोंका बड़ी ठंडी हवा लाया, लगा यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया। मेरे ख्वाबों में मुद्दत से जो ज़हनो दिल पे था छाया, मेरे ख्वाबों में मुद्दत से जो ज़हनो दिल पे था छाया, लगाता बेर सा वो एक फरिश्ता तुमने बन आया, लगाता बेर सा वो एक फरिश्ता तुमने बन आया। तुम आए तो
वफाई नायते रानाई आई ले सरगम में लिपटी सुरमई शहनाई आई इश्क आया जुनून आया इश्क आया जुनून आया नूर आया शबाब आया नूर आया शबाब आया शबाब आया लगायों मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया लगायों मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया लगायों मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया लगाता वीर सावो एक जी हाँ दर्शकों, हमने सोचा कि नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम चल ही रहा है तो एक पहाड़ी गाना भी आपको सुना दे। तो ये सुना आपने गीता भारद्वाज की आवाज़ में ये गीत। सर हम फिर से आना चाहेंगे कथक पे। वैसे आप हिमाचली म्यूजिक को काफ़ी एंजॉय करते हुए दिख रहे थे, तो हिमाचली म्यूजिक सुनते हैं आप? बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जैसा शास्त्रीय संगीत में पहाड़ी राग है। अच्छा। तो अरे वाह। हाँ, तो बहुत सुंदर लगती है ये राग है। और हर कोई भी आप देखेंगे ना, कोई संगीत होगा उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी राग का कोई स्वर या उसका अंश जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि उसके बिना बनेगा नहीं संगीत। स्वर लगा और राग बनी। अरे वाह। तो बात करते हैं हिमाचल की, हम बात कर ही रहे हैं। हिमाचल में किस तरह का रुझान देखते हैं आप कथक की ओर? दरअसल बहुत अच्छा रुझान दिखता है मुझे और लगता है कि यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि टैलेंट ईश्वर देता है। बिल्कुल ठीक है ना, बहुत अच्छा। और यहाँ पे काफ़ी काम भी कर रहे हैं तो अच्छा ही लगता है। जैसे यहाँ पवन हैं, वो कॉलेज में है, विशाल हैं, और उससे पहले भी गुरुजन यहाँ रहे जिन्होंने बहुत सेवा की है हिमाचल में। नृत्य की सेवा की, संगीत की सेवा की, तबले को ले लें, गायन को ले लें, और कई तो ऐसे साधक रहे जिन्होंने नृत्य संगीत के साधक के रूप में यहाँ हिमाचल में आके रहना पसंद किया, क्योंकि बहुत शांत है और एक वातावरण है जो आपको साधना करने के लिए प्रेरणा देता है। जी, बहुत खूब। गुरुजी, जैसे आपने बात की कि जो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो भगवान की देन होती है, वो रहमत होती है खुदा की, लेकिन जब इंसान एक स्तर तक पहुंचता है, एक वो स्तर प्राप्त कर लेता है, उसके बीच चुनौतियां बहुत आती है। कुछ याद करते हैं आप जब बहुत कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो इस फील्ड में? नहीं, चुनौती तो आएगी दरअसल, और चुनौती नहीं आएगी ना तब तक एहसास नहीं होगा उसके आपको कितनी कीमती चीज़ मिली है। आपकी शख्सियत तो आप हैं, लेकिन जब आप हैसियत बनती है तो वो एक जो सफ़र है वो दर्द भरा नहीं होगा, तो महसूस नहीं होगा। तो उसके लिए चुनौतियां तो सामना करनी पड़ी। सबसे बड़ी चुनौती ये होती है एज ए मेल डांसर आप स्टैब्लिश होना है। क्योंकि अभी भी हमारे देश में
कई जगह पे एक वो चीज़ है कि लोगों को डांस सोचते ही ऐसा लगता है कोई डांस लड़की करती है। जी। मेल डांसर है, बिल्कुल। ये उनको बहुत मुश्किल से समझ आता है, जी। जबकि उनको ये समझ नहीं आता कि नटराज शिव कौन है, बिल्कुल। श्री कृष्ण कौन है। बहुत खूब। इन जी। सब ने भी तो नृत्य किया, जी। लेकिन वो आभास तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है कि मेल डांसर जो है वो भी डांस कर सकते हैं शास्त्रीय। और अगर डांस समझ में आता है तो वो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो फिल्मी डांस होते हैं उसको ही सोचते हैं कि हीरो ये डांस करते हैं, लेकिन शास्त्रीय तो पहले हुआ, ये तो आज हो रहा है। जी, बहुत खूब। आपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत सी प्रस्तुतियां दी है, कैसा महसूस करते हैं आप? दो डिफरेंस है आहा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में। जी। एक डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ देश में जब हम नृत्य करते हैं तो कुछ भी करते हैं तो क्योंकि वो ऑलरेडी है, जी, जी, समझाना या उसको बताना नहीं पड़ता कि ये क्या है, ये कितना है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, पढ़ंत किया, आपने नृत्य किया, प्रारंभ हो गए, समझ जाएगा। तो जैसे अगर कोई कृष्ण की लीला का भी अगर मैं कोई नृत्य कर रहा हूँ तो दर्शकों को समझ में आ जाएगा। जी। विदेश में एक चीज़ है, विदेश में उनको हमारी ये कथाएं और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, अब होने लगी है। जब बहुत पहले की बात शुरू की जाए तो उनको इतना नहीं पता शिव जी का क्या, जी। राम क्या, उनको ये नाम पता है लेकिन इनकी लीलाएं क्या है या ये हमारा इतिहास क्या है जो स्पिरिचुअलिटी से मंदिरों से जोड़ते हुए ये बनी कलाएं, तो उनको ये इतना नहीं पता। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अगर उनको नहीं पता तो पता करने की कोशिश करते हैं और शांति से बैठ के समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमें आके बताते हैं कि यू डिड दिस वाज द डमरू, या दिस इज द डमरू, ओके यू प्ले बांसुरी, हु प्लेड बांसुरी, कृष्णा और लॉर्ड कृष्णा। तो वो समझने की कोशिश करते, फिर आके पूछते भी है। जी। तो और हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर नहीं समझ में आ रहा हो और अगर हम आम दर्शकों के बीच में जाएं तो वो लोग ये नहीं है कि इसको समझना, बैठे थोड़ी देर समझ तो लें, जी। ये थोड़ा फ़र्क पड़ता है। जी, बहुत खूब। आपके कथक में जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है इस कदर, आपको 2003 में नवाजा भी गया है संगीत कला अकादमी के द्वारा, और उस समय हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी। जी जी जी। याद करना चाहेंगे उन लम्हों को? जी जी जी, बहुत यादगार लम्हे हैं क्योंकि वो संगीत नाटक अकेडमी का एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो हमेशा राष्ट्रपति जी द्वारा ही दिया जाता है। तो यादगार ये पल है कि दो चीज़ें उसमें जुड़ी थी कि एक तो मेरी माँ जो थी वो हमेशा मुझे कहती थी कि राजू, हाँ राजू घर का नाम मेरा, तो मुझे एक बार प्लेन में बैठना है, तो मैं हमेशा बोलता था मम्मी, माँ मैं आपको लेके चलूँगा। ये किस्मत में लिखा हुआ, हम दोनों माँ बेटों की किस्मत का आया गुरु कृपा से कि ये अवार्ड घोषित हुआ। जब ये अवार्ड घोषित हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि ये अवार्ड बॉम्बे में होगा। तो राष्ट्रपति जी ने डेट डिसाइड की, बॉम्बे में होना था, तो बॉम्बे जाना होता, तो जिसको अवार्ड मिलता है वो अपने साथ एक किसी को ले जा सकते हैं, और बॉम्बे था इसलिए फ्लाइट में जाना था जी। तो मैं माँ को लेके गया, पहली याद, अरे पहली बार उनको बिठाया, उनकी बहुत इच्छा थी, तो मेरे लिए बहुत खुशी थी ये अवार्ड। उससे बड़ा खुशी ये थी कि ये अवार्ड मैंने लिया हाथ से, लेकिन गया मेरे गुरु को। अरे वाह। तो ये अच्छा लगा जब राष्ट्रपति जी, मैं ऊपर चढ़ा तो जब ये वो दे रहे थे मुझे, तो हाथ मिला के बोले, आई नो यू, आई नो योर आर्ट, इट रियली मीन्स अ लॉट। या कथक डांस। जी जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। चंद दो बातें कही उन्होंने, और वो ग्रेट थे, वो ऑरा था, बिल्कुल, वो ऐसे राष्ट्रपति थे बिल्कुल। कि वो हर चीज़ की जानकारी अपने अंदर समाते थे और उसको वो एक्सप्रेस भी करते थे। नहीं तो खाली अवार्ड दे के चुपचाप हम नीचे उतर आते, बट उन्होंने हाथ पकड़ के ऐसा कहा, अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, वो जीवन भर याद है मेरे। बिल्कुल, बहुत खूब। गुरुजी, उसी कदर आपका भी एक ऑरा है
जिस तरह से आप अपनी बातों को बयां करते हैं, कला को बयां करते हैं, वो भाव भंगिमाएँ जो नृत्य में होती है वो हमें अभी नहीं दिख रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका जो वो अंश है वो अभी भी दिखाई देता है। और एक वीडियो मैं देख रही थी उस्ताद जाकिर हुसैन जी और जी। आपकी जुगलबंदी, हाँ, मुझे लगता है वो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है। और हमने तो वो ऑनलाइन ही देखा, टीवी पर ही देखा, लेकिन आप दोनों की जुगलबंदी को बहुत पसंद किया गया लोगों के द्वारा, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी गई है। आप थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, तबले जी। की बहुत बड़ी हस्ती है। तबले को इतना पॉपुलर कर दिया बिल्कुल कि वर्ल्ड म्यूजिक में वो गिना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। इतना पॉपुलर कर दिया, वो इतनी बड़ी हस्ती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि वो हम दोनों, और आप ये यकीन मानिए कि गुरु कृपा ही है कि सीधे मंच पे मिलते हम, उससे अरे। पहले कोई रिहर्सल करो या कोई बात करो ना, जी, सीधे मंच पे बहुत हमेशा। और सबसे अच्छा ये लगता है कि जाकिर भाई की एक ऐसा करिश्मा है कि गायन के साथ, वादन के साथ, नर्तन के साथ, और अपना एकल प्रदर्शन तो जो है वो तो ग्रेट है ही। और तो उनकी जो अपनी जो नॉलेज है, वो नॉलेज इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि साथ वाला भी उनके साथ हो जाता है। अरे वाह, उनको साथ नहीं लेता, वो अपने साथ लेते हैं। बहुत खूब। तो इससे एक प्यारी सी जुगलबंदी या प्यारा सा एटमॉस्फेयर बन जाता है। वो पूरा, और अपनी तरफ से जितने बड़े हैं उतना ही सहयोग बड़ापन से देते हैं। ये नहीं है कि वो ये दिखाते हैं कि वो इतने बड़े हैं, वो दिखाते नहीं है, साथ होते हैं। जी, इसे ही संगत कहते हैं। बहुत खूबसूरत। आपकी बातों में इतना रस आ रहा है कि मन कर आपको सुनते ही जाएं। लेकिन छोटी सी ब्रेक हम भी लेते हैं और अपने लीजिए। दर्शकों को एक और गीत सुनाई देते हैं। हाँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी। घाटू तेरा लाल रंगोरा, घाटू तेरा लाल रंगोरा, सुट पांदी रेशमी कारा, किंधी तू चली मोनिका, ओ किंधी तू चली मोनिका। घाटू तेरा लाल रंगोरा, सुट पांदी रेशमी कारा, किंधी तू चली मोनिका। मोनिका मोनिका, क्षणनाणे बंगा बाही तेरी, क्षणनाणे बंगा बाही तेरी, कन तेरे चमको बारा, किंधी तू चली मोनिका, ओ किंधी तू चली मोनिका। घाटू तेरा लाल रंगोरा, सुट पांदी रेशमी कारा, किंधी तू चली मोनिका, ओ किंधी तू चली मोनिका। कदी मिले दी ऊंचा धारे तू, कदी मिले दी ऊंचा धारे तू, कदी मिलदी डूगड़े नारा, किंधी तू चली मोनिका, ओ किंधी तू चली मोनिका। घाटू तेरा लाल रंगोरा, सुट पांदी रेशमी कारा, किंधी
चली मोनिका, ओ हिंदी तू चली मोनिका। मोनिका मोनिका कुणी दिया नाको रातो का, कुणी दिया नाको रातो का, कुणी दीती गळरी माळा, किंधी तू चली मोनिका, ओ किंधी तू चली मोनिका। नाको तेरा लाल रंगोरा, सुटका रेशमी काळा, किंधी तू चली मोनिका। जी हाँ दर्शकों, ये देखिए आपने झलक और नरेश भारद्वाज की आवाज़ में काफ़ी पुराना गाना हमने आपको सुनाया। गुरुजी, बात की जाए कथक की, और आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश की ही तरह एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है हमारा मध्य प्रदेश। छतरपुर ज़िले में बहुत ही वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल है, खजुराहो डांस फेस्टिवल वहाँ पर हुआ, और आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। आप कोरियोग्राफर थे, उसके बारे में बताएं, वो एक्सपीरियंस हम ज़रूर जानना चाहेंगे। हाँ, बड़ा चैलेंजिंग था वो, क्योंकि एक तो 1500 डांसरों का ये रिकॉर्ड बनना था, बिल्कुल, और इतने इकट्ठे करना, ये मध्य प्रदेश प्रशासन का बहुत बड़ा कदम था कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए। जी। और वो क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो रहे थे खजुराहो समारोह के, तो और उसका नाम भी नाम दिया उन्होंने कथक कुंभ, एक कुंभ भी बना दिया उसको, जो ऐतिहासिक है हमारे देश की बहुत बड़ी चीज़ है ये कुंभ मेला भी। तो उसको कथक मेले जैसे किया, और तमाम भारत के क्या कुछ विदेशों से भी कलाकार आ गए। जी, जी, जी। इतने कलाकार आ गए, और मेरे पास समय बहुत कम था उनको सबको तैयार करके कोरियोग्राफी करना, उसका पूरा म्यूज़िक वगैरह पूरा कंपोज किया उसका सारा, और वहाँ हमें 2 दिन उसका सबको मेहनत करानी थी, दिन भर लगाए रखा। और ये चैलेंज भी था कि ईश्वर ये सफल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है कथक के लिए। बिल्कुल, कि इतने सारे, अच्छा 1500 का टारगेट था, आ गए 1700-1800, अरे लोग इतने आ गए। जी, जी, जी। फिर उनको 2 ग्रुप में ऐसे करके हम लोगों ने ऐसे डिवाइड किया कि ये थोड़े आ गए हैं, क्योंकि अब जो आ गया तो उसको भी हमने कहा कि चलो तुम लोग करोगे, लेकिन हमें ये रिकॉर्ड वाला ये ग्रुप है और कथक का ये पूरा ग्रुप है, तो उनको ऐसे मिला के पूरा मैदान पे उन सब लोगों को हम लोगों ने तैयारी कराई, और वो टारगेट अचीव हो गया। तो वहाँ के जो सीएम साहब हैं उन्होंने विशेष मुझे सम्मान दिया, और बहुत अच्छा लगा। अगेन ये सम्मान और ये एक और जो रिकॉर्ड है ये भी गुरु के नाम। बहुत बहुत खूब। जैसे आपने बताया गुरुजी कि एक तरह से कथक कुंभ इसे नाम दिया गया, और ये 2024 कथक कुंभ जो है वो सफल साबित हुआ। बसंत राग पर आपने इसको रचा था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि यही राग क्यों आपने चूज किया और इसकी खासियत? एक तो ये क्या कि महीना वही था। हाँ, वो भी है। वही है, ठीक है, एक तो महीना वही था, क्योंकि और वो एक ये कह सकते हैं कि श्रृंगार रस वसंत राग में बहुत है, क्योंकि वो वसंत खिल के आता है, और एक हर तरफ उमंग ही उमंग होती है, बसंत का फूल, बसंत का रंग, हर तरफ बसंत ही बसंत। तो वो इसीलिए फिर उसमें ये लिया गया। मैंने ये सोचा कि बसंत राग लेते हैं, बसंत ताल का ले सकते थे, लेकिन वो मुश्किल हो जाती है, 9 मात्रा हो जाती है, ताल भी है बसंत, तो लेकिन हमने राग ले ली, और राग खूबसूरत राग है, वो बहुत दिल को छूने वाली राग है। तो वो और सबके साथ वो मिलके भी आ गई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक उत्साह था सब में, क्योंकि हर तरफ बसंत बसंत, बिल्कुल, छोटे बच्चे में भी बसंत, और जो बड़े जो युवा थे उनमें भी बसंत। बसंत है भी युवाओं का,
ऊर्जा है, जी। तो वो इसलिए चुना था नहीं, वो। बहुत खूब। वो जब हमने भी देखा, वो भी ऐसे लग रहा था कि लगा कि शायद भारत यही तो है, हाँ, सही यही बात तो है। है जिसे जैसे भारतवर्ष कहा जाता हाँ, था, और एक सम्मान से आज भी एक नाम है, लेकिन जो हमारी विरासत है वो उसी में ही सारी है। ऋतुएं जीता है भारत, जी, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल 6 की 6 ऋतु भारत जी उसको बिल्कुल। जीता है, उसको उसका एहसास होता है। वो हम उसके त्योहार मनाते हैं, बल्कि हर ऋतु एक त्योहार बन जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा लगा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति एक साथ मुस्कुरा उठी मुस्कुरा, हो, सही वो बात है, इतनी खिल उठी, खूबसूरत चीज़ खिल थी। उठी। और गुरुजी, बात की जाए कथक डांसर, आपको एक एस्टेब्लिश डांसर बनना है, तो क्या क्या चीज़ें हार्ड वर्क के साथ, साधना के साथ, और क्या क्या चीज़ें इंसान में होनी चाहिए? हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि जी। एक तो आप गुरु अच्छे आपके पास होने चाहिए, जो आपको सही मार्ग बताते हैं, शिक्षा दे रहे हैं। प्लस उसके अलावा अब आजकल क्या हो गया कि आजकल समय बहुत बदल गया है, बिल्कुल। बहुत तेज हो गया, गति में आ गया बिल्कुल। है ना। तो ऐसी गति में जो कोई एक अच्छा स्टैब्लिश डांसर बनना चाहता है, उससे सबसे पहले पेशेंस चाहिए। ये कला पेशेंस की है, बिल्कुल। ये कला भाग दौड़ की नहीं है। एक सेकंड में आप कोई मैजिक नहीं क्रिएट कर सकते। जी। हाँ, आपकी कला मैजिक क्रिएट कर देगी, लेकिन आपको एक डांसर बनना है तो एक ही बार के लिए नहीं बनना, ताउम्र बनना है आपको। ज़िंदगी भर नाचना है, ज़िंदगी भर आप एक कलाकार रहें, ज़िंदगी भर आप एक नर्तक के रूप में, नर्तकी के रूप में स्थापित रहें। तो उसके लिए सच्ची साधना जो है, उसके साथ साथ आपको स्वयं पे कंट्रोल करके रहना है। ये बाज़ार जो बिकाऊ बाज़ार है, इसमें तेज़ मत दौड़ो, जी। उसमें गलत कदम की मत बढ़ा लेना। आप अपनी कला से जो है नाम कमाओ, कला को बाज़ार में ले जाके मत बेचने की कोशिश करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक पड़ाव के बाद फिर आप क्या करेंगे। बिल्कुल। आपने एक ले लिया, कुछ भी करके ले लिया, जी। व्हाट इज़ द नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन हमारी जो तालें हैं, वो रागें तब भी थी, हैं और रहेंगी, उसका नेक्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बिल्कुल। ईश्वर ने दे दिया। बिल्कुल। गुरुजी, जैसे आपने बताया, ये सच में एक बहुत बड़ी समस्या है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, और हमें लगता है एक हम काम कर रहे हैं, दिमाग में लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, कि अब आगे क्या, वो दौड़ ख़त्म ही नहीं होती है। और जैसे आपने भी बताया कि एक समय था कि लोग समय देते थे इन चीज़ों को, वो फ्लो के साथ बहना ज़रूरी है, आवश्यक है ना, तभी उसका आनंद ले पाएंगे। आनंद ले पाएंगे। क्योंकि आप अगर कंपटीशन में जी। उस चीज़ को समझौते में ले आएंगे तो मुश्किल खड़ी कर देगी वो बात, जी। साधना से हट जाएगी वो बात। तो पेशेंस रखना, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आपकी मेहनत ईश्वर देख रहा है, और ये कहीं भी जाएगी नहीं, एक ना एक दिन आपको कुछ ला के देगी। पेशेंस रखो बस। बहुत बहुत ही खूब। तो थोड़ा आप टिप्स देना चाहेंगे कि ये पेशेंस कैसे लाया जाए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है, सभी महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ एक दो गुण। उसका गुण यही है कि आप समूह में भी जब आप जाएं, गुरु के साथ सामने रहें, गुरु से शिक्षा ले रहे हैं, तो गुरु कभी अकेले में भी शिक्षा देते हैं, कभी समूह में भी देते हैं। जब भी आप जाएं तो हमेशा वहाँ पे भी ये देखें कि मैं कितना क्या कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है। और मुझे अभी ये ठीक है कि अभी मैं बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा, तो कोई बात नहीं, मैं अकेले में इसको साध लेता हूँ, फिर वापस करूँगा गुरु के सामने। तो ये जो समय है ना, ये कटेगा, ये उससे बटेगा नहीं। जी। नहीं तो समय बट जाता है जी। या समय कट जाता है, लेकिन समय को अपने ऊपर ले लो और अपनी साधना साधो। आप अपने देखिए, एक तो आजकल एक जगह की भी बड़ी दिक्कत हो गई कि कहाँ साधना करें। नृत्य एक जगह चीज़ वो है जिसके लिए आपको स्पेस चाहिए, वो स्पेस, वो वातावरण चाहिए, पहले वो ढूंढना पड़ता है। फिर आपको कोई साधना करा रहा है या आपके साथ तबले की संगत वाले हैं, वो भी एक मजबूरी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। लेकिन उसका एक ये है कि अब वो, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग म्यूज़िक ले लेते हैं, या आजकल मोबाइल में लहरा बजता है, तबले बज जाते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर कोई नहीं मिला तो उससे करिए, लेकिन समयबद्ध करिए। बट बिल्कुल, बहुत बहुत खूब।
बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप आज कार्यक्रम में आए और आपने कथक से जुड़ी बहुत सी उम्दा जानकारी हमें, हमारे दर्शकों को दी। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 धन्यवाद। खुशी हुई। नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम और ईश्वर आप खुश रहें और आनंद से रहें। जी, तो दर्शकों, आज के इस अंक में इतना ही। आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे पंडित राजेंद्र गंगानी जी। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। तो जैसे गुरुजी ने कहा कि स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद लीजिए और जीवन में वो फ्लो के साथ बहना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।